ये कहा गया कि सत्यापन करना चाहिए अब राहुल गांधी को अपनी तमाम बातों का, तो राहुल गांधी खुद सत्यापन करने के लिए निकल गए। उनकी तरफ से जारी किया गया वीडियो आई एम श्योर कि आपकी तरफ से देखा गया होगा, और उन्होंने अपनी एक बात को सत्यापित किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी का ट्वीट आया और उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आया। ये जो सत्यापन करने वाली बात है, अब तो सदन से बात निकल गई बाहर, उसको कहां तक जाके सरकार क्लैरिफाई करेगी कि नहीं, हमने भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक है, अग्निवीर योजना हमारी बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा तमाम बातें नीट से लेकर हर एक बात जो एलओपी की तरफ से रखी गई, सरकार किस माध्यम से उन चीजों का क्लैरिफिकेशन क्या करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी? नहीं, सरकार तो अपनी ढंग से करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये केवल सरकार तक सीमित नहीं है, तो हम हर राइट थिंकिंग सिटीजन की जिम्मेवारी है, मीडिया की भी जिम्मेवारी है, नागरिक की भी जिम्मेवारी है। हम जहां भी बैठे हों, भले ही 4 लोगों के बीच बैठे हों, अगर ये विषय आता है कि साहब ऐसा कहा गया कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व है अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सेना के प्रति। मैं कहूँगा नहीं भाई साहब, ये कोई गलत फहमी है, गलत सूचना है। तो ये हम सबका सामूहिक कार्य है, और मुझे लगता है कि आज के युग में जहां सोशल मीडिया, जहां कम्युनिकेशन चैनल्स इतने प्रॉम्प्ट हो चुके हैं, और वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के भी हमारे पास माध्यम मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग पहचानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और अब तक पहचान भी चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष ने झूठ की राजनीति को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी को या पूरे विपक्ष को अब इसमें मजा आने लगा है, क्योंकि उनको ये पता है कि उससे एक टेम्पो बनता है, उससे बाहर चर्चा होती है, डिबेट्स होती हैं, मीडिया बीजेपी से सवाल पूछती है, तो ये मजा जो आने लगा है कि रवायत, इस पर क्या फुल स्टॉप लगना चाहिए? ऐसा है कि वो कभी कभी उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद इससे हमको एक अपने हक में, अपने पक्ष में एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो जाए। लेकिन वो जैसे अंग्रेजी में कहा होता है कि फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रेजेडी, सेकंड टाइम इट्स अ फार्स। पहली बार कामयाब हो गए होंगे 1-2 बार, अब उल्टा उसका मजाक बनता है। तो ट्रेजेडी का भी मजाक हो जाता है अगर आप इसको बार बार दोहराने की कोशिश करें। तभी मैंने कहा थी वो इंडियन वोटर हैज मूव्ड ऑन, सम ऑफ द पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट। तो ये अब बात बहुत ज्यादा निभती नहीं है, ये आगे बढ़ती नहीं है। और जब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम झूठ की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देश के नागरिक ने, वोटर ने इसका उत्तर बार बार दिया है। इतनी आसानी से अगर आप देश के नागरिक को या उसके वोटर को झुठला सकते या उसको गुमराह कर सकते, तो मुझे लगता है कि अपनी नासमझी है। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द विजडम ऑफ द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉमन सिटीजन बहुत ज्यादा समझदार है जितना ये समझते हैं। लेकिन क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसा मंजर इस बार सदन में नजर आया जब विपक्ष एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ था, बहुत सारे आरोप लगाए गए। वो शायद इसलिए कि इनको लगता है कि थोड़ी बहुत सीटें इनकी बढ़ गई जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने अपने उत्तर में एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ये भूल रहे हैं कि तीसरी मर्तबा जहां एक और मोदी जी की सरकार बनी है, वहां उसी साथ ही साथ तीसरी मर्तबा ये भी 100 तक पहुंचने में नाकाम ये रहे हैं। तो उस एंगल से भी देखिए। और जो इट इज 99 नॉट आउट ऑफ 100 इज 99 आउट ऑफ 540 जी। और मुझे लगता है कि लोगों को बात समझ में आई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कटाक्ष करने में हमेशा से माहिर रहे। आपको लगता है कि राहुल गांधी उनसे ये कला कुछ सीख रहे हैं, और इस बार सदन में वो कटाक्ष करने की कला राहुल गांधी की भी सबके सामने? वैसे तो मोदी जी के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है, तो दुनिया उस को मानती है। लेकिन उसके अतिरिक्त वो केवल कटाक्ष शब्दों का नहीं रहता, उसमें एक एक शब्द बड़ा नपातुला और बड़ा स्टडी रहता है मोदी जी का, और सदा से ऐसे रहा है। वो गायबाना वो कोई बात वैसे नहीं करते। जबकि एलओपी की अब हमें तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, उनकी अपनी पार्टी और उनका विषय है, लेकिन वो गायबाना बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनके ऊपर शायद उनको बाद में स्वयं भी पछतावा होता होगा, या उनके पार्टी के लोग भी एम्बैरेसमेंट फील करते होंगे। और कल जब राज्यसभा का जो उनका व्यवहार रहा, उस सारी की सारी पार्टी वॉकआउट कर गई। हमारी जानकारी है कि उनके अपने लोग भी बाद में इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे कि इस प्रकार का होना चाहिए था, क्योंकि देश ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल प्रधानमंत्री, मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं, और वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ बीजेपी भी है और लीडर ऑफ कांग्रेस ही है। और आप बेवजह वॉकआउट कर दें बिना बात सुने हुए, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से प्रभावित होते। विपक्ष को हिंदुओं से कोई दिक्कत है,
या हिंदुओं से दिक्कत है का नैरेटिव बीजेपी सेट करती है? नहीं, वो शायद उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि हम ये हिंदू हिंदू नाम करके कुछ समुदाय को प्रभावित कर लेंगे, लेकिन उसके भी विपरीत हुआ। मोदी जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जिनके दर्शन किए जाते हैं उनका प्रदर्शन नहीं करते। तो मुझे लगता है उसी में सारी बात आ गई कि आप जब तस्वीरें दिखाएं शिव जी के उल्टे कर खड़े करके, आप घर में ऐसा नहीं करते। घर में तो पूछते हैं ना, और फिर ऐसे टेबल पे पटक के रख दो, फिर दिखाओ, फिर पटक के रखो। तो मुझे नहीं लगता, ये भी उनकी गलत फहमी है कि शायद ऐसा करने से। अब हुआ क्या था कि जैसे 2015 की शायद बात है, मैं पार्टी की जिम्मेवारी में सूरत में था चुनाव में, तो वहां भी राहुल आए, तो वो 3 दिन के अंदर 5 मंदिरों में हो आए। शायद उन्हें लगा कि यही एक राज है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि साहब ऐसा ऐसा करें तो आज हम भी अपना अभियान मंदिर से शुरू करें। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं करेंगे। हम तो जैसे हमारा जीवन शैली रही है तो घर में पूजा करके अब निकलते हैं, हमें कोई वीडियो वो कैमरा लेकर के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से ही इज स्टिल डिसाइडिंग एंड डिटर्मिनिंग व्हाट इज द राइट कोर्स फॉर हिम। तो जहां वो अभी तय नहीं कर पाए हैं, इससे अधिक अब उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया डॉक्टर जितेंद्र, और ये कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि आपने स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया। मणिपुर को लेकर विपक्ष कहता है कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यही वजह रही कि एक भी बार वहां तक वो पहुंचे नहीं। हालांकि राज्यसभा में मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य आया, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र, क्या वो टीज क्या है विपक्ष की कि आपने उनसे स्टेटहुड का दर्जा छीना? नहीं, मैं दोनों विषय की बात कर लूंगा। हुआ क्या है कि वो जहां इशू नहीं है वहां इशू मैन्युफैक्चर करने की कोशिश हो रही है। अब अगर आप, जैसे मैंने कहा, तर्क, तथ्य और तुलना, अगर आप 2014 का दृश्य देखेंगे, क्योंकि मैं 7 साल पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी मेरे पास रही 2014 से लेकर के आगे 7 वर्ष तक। जब हम पहली बार 2014 में वहां पहुंचे तो 4-4 महीने तक रोड ब्लॉकेड रहा करता था। मणिपुर भी ब्लॉकेड चल रहा था। बेबी फूड और आम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों का अभाव था। वायलेंस अलग थी, भ्रष्टाचार अलग था, और शेष भारत से इतनी ज्यादा दूरी थी कि एक हमारे नेता आए दिल्ली से, तो मुझे कहने लगे कि मैं तो बड़ा हैरत में पड़ गया, मेरी खबर छपी है तो उसमें लिखा कि लीडर फ्रॉम इंडिया अराइव्स एट इम्फाल। यानी इस तरह की मानसिक दूरियां भी थी। अब 7 साल के भीतर आप देखिए, इसी मणिपुर में जहां 5-5 महीने ब्लॉकेड होता था, ऐसा नहीं हो रहा। अब एनकाउंटर्स की घटनाएं नहीं होती। डेवलपमेंट की ये स्थिति है कि नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग साइटेड एज द रोल मॉडल ऑफ मोदीज डेवलपमेंट। यानी जब हम पहले पहुंचे 2014 में तो एक हवाई अड्डा होता था गुवाहाटी में, आज वहां ईटानगर में हवाई अड्डा, शिलोंग का हवाई अड्डा बिगड़ चुका था, हालांकि अर्स्टवाइल असम की वही राजधानी थी अंग्रेजों के वक्त की। रेल नेटवर्क नहीं था। कुछ ऐसे प्रदेश थे, मेघालय, अरुणाचल इत्यादि, जहां पर लोगों ने कभी रेलगाड़ी के दर्शन नहीं किए थे। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है, और सारे प्रदेशों में शायद सिक्किम को थोड़ा बहुत छोड़ करके डबल गॉज रेल ट्रैक बन रहा है। 7-7, 8-8 वाटरवेज बन गए ब्रह्मपुत्र से लेके बे ऑफ बंगाल में, जिसमें लगभग 25% आपको दर लगती है गुड्स कैरेज की। ये सारा बदलाव और लोगों का आना जाना, आप ही के मीडिया से रिपोर्ट हुआ करता था कि पूर्वोत्तर के कुछ बच्चे आए दिल्ली में तो उनको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो शर्मनाक भी था और नहीं होना चाहिए था। आज ऐसा नहीं है। आज उसके विपरीत टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री दिल्ली से और बंगलौर से जा रही है शिलोंग, वहां के बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। आज भी आप हवाई जहाज में बैठ जाइए, चाहे दिल्ली में, कहीं की भी फ्लाइट ले लीजिए, दक्कन हैदराबाद की ले लें या पश्चिम मुंबई की ले लें, आपको क्रू में इनवेरिएबली 1 या 2 युवा युवतियां नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। तो इन पिछले 8-10 वर्षों में न केवल वहां विकास से चित्र बदला, वहां शांति भी बहाल हुई। क्योंकि मेरा ये मानना है कि
पीस एंड डेवलपमेंट शेयर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर एक में कोई खलल आता है तो दूसरे में भी आता है। जैसा शांति बनी रहे तो विकास की भी गति बढ़ती है। और साथ ही साथ ये दूरियां जानबूझ करके रखी गई थी, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस की सरकारों को कि वहां से कोई ज्यादा वोट तो मिलना नहीं है, थोड़े बहुत एमपी चुन करके आते हैं, आए कि ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने वो सोच भी बदली कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी भी होगी, क्योंकि मैं वहां रहा हूं। सन 2016 के इर्द गिर्द इजराइल ने एक पेशकश की कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है, सिट्रस फ्रूट पार्क। जैसे हमारे यहाँ फ्रूट पार्क होते हैं ना, तो अब वो स्पेशलाइज हो गया, मैंगो फ्रूट पार्क, बनाना फ्रूट पार्क, उस तरह से। तो बोले हम सिट्रस। तो मैंने ही एम्बेसडर उनसे पूछा कि अभी आप कहाँ समझते हैं कि अनुकूल रहेगा, तो उन्होंने कहा मिजोरम। अब मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है जिसकी आबादी मुझे लगता है 8-10 लाख से ज्यादा नहीं। एक एमपी चुन करके आते हैं लोकसभा में, ना वो सरकार बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि अनुकूलता वहां थी, तो आज सबसे पहला मुझे भारतीय उपमहाद्वीप का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिट्रस फ्रूट पार्क का वहां पर बनाया गया मिजोरम में, जहां पे शोध भी होता है, इंडस्ट्री भी है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस चीज की जहां आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई। उसके ये परिणाम हुआ कि जहां पूर्व उत्तर का भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह विलय हुआ, वहां पर जो मानसिक दूरियां थी वो भी जाती रही। अब दूसरी बात रही जम्मू कश्मीर की। हम ये बात कैसे भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर में जो पहली बार जमीनी स्तर का लोकतंत्र था वो मोदी जी के आने के बाद हुआ। कभी कोई इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेगा कि जब सारे देश में जिला परिषदें थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों न थी? वहां तो आकर के अभी 2019-20 के बाद आई। शायद वो चाहते ही नहीं थे, वहां की सरकारें जो वंशवाद पर आधारित सरकारें थी चाहती नहीं थी। अब ये वो पार्टियां हैं जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन वो सेल्फ रूल ही क्या है जो जमीन से ना जन्मा हो। तो जो जहां पंचों सरपंचों को 73-74 संशोधन है हमारे संविधान में, और इत्तेफाक से वो कांग्रेस की सरकार लाई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, जिसके तहत जो पंचायती इकाइयां हैं इनका सशक्तिकरण होता है कि जो केंद्र से राशि जाती है सीधी पंचों सरपंचों, उसको वहां नहीं लगाया गया था 370 की आड़ में, ताकि सारा पैसा मंत्री परिषद के खजाने में जाए। तो बल्कि मोदी जी के कार्यकाल में तो वहां वास्तविक लोकतंत्र बहाल हुआ है। और उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए यदि खुद कुछ समय के लिए उसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित करने की आवश्यकता समझी गई, तो मुझे लगता है दैट इज फॉर गुड रीजंस एंड गुड आउटकम्स।